बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706 कोड 12। इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, इसको करने जा रहे हैं। और जैसा कि पता है आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं कि प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएँ तो उसके प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिलेंगे 2021 में जून से लेके 2017 तक जो पेपर 1 है मल्टीपल चॉइस का, वो मैंने सारे पेपर कराए हैं। ये एक पेपर रह गया था, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। आई की जो टाइम बचता है उसमें जितने मैक्सिमम पेपर वो आपकी प्रैक्टिस में करा सकूँ तो वो मैं कराऊँगा। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनके लिए, जो मुसलसल देख रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का ये पेपर है। और नॉर्मली मल्टीपल चॉइस में आपको जो चॉइसेस दी जाती हैं, 4 चॉइसेस में से 4 चॉइसेस में से यू हैव टू सिलेक्ट 1 चॉइस। और वो इतनी सिमिलर होती हैं कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको सिलेक्ट करना। लेकिन बहुत आसान भी होता है क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से हैं और आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है तो बहुत सिंपल आपकी सिलेक्शन होती है। और आप वो इत्मीनान के साथ जो है राइट चॉइस आपकी जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, अ ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड अनपेड वेजेस टू अन एम्प्लॉइज। के ट्रेडर है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना बनाया, उसके अंदर अनपेड वेजेस थे। अनपेड वेजेस का मकसद क्या हुआ कि जो वेजेस थी, जो लेबर थी, उसने काम तो कर लिया लेकिन उसको आपने पेमेंट नहीं करी, तो ईयर एंड के ऊपर वो एक्लूड आपकी लाइबिलिटी है और एक्सपेंस है आपका। एक्सपेंस आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया और इसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पार्ट में बढ़ गया है। एक इनकम स्टेटमेंट है तो एज एन एक्सपेंस आपने वेजेस को वहाँ रिकॉर्ड किया, और एज ए लाइबिलिटी जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि ये अनपेड वेजेस है, यू हैव टू पे। अब इसमें पूछता ये है कि विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड, कि कौन सा अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है अप्लाई हो रहा है। तो देखिए अकाउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अकाउंटिंग में एक मैचिंग कंसेप्ट होता है। जो मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या होता है वो ये कहता है कि करंट ईयर के रेवेन्यूज को आप मैच करेंगे करंट ईयर के एक्सपेंसेस से। तो रेवेन्यू तो आपने इसी साल अर्न किया और उस रेवेन्यू की अर्निंग के अंदर डेफिनेटली जो वेजेस है इसका भी कोई रोल होगा। इसने काम किया तो फिर जाके वो चीज़ें बनी जिनको आपने बेचा, या जो भी ये काम करते हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस के अंदर। तो रेवेन्यू तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल बी अनफेयर। इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। बिजनेस एंटिटी ये तो सेपरेट है कि ऑनर सेपरेट है और आपका बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस एंटिटी हो गया। डुअलिटी कंसेप्ट है कि आप डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और मैचिंग कंसेप्ट जो है बेसिकली ये फिर आपकी राइट चॉइस है, आपकी सी चॉइस है, और उसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई कि क्या है। तो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत ये काम हो रहा है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आप क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको बताती है कि यार अगर किसी ट्रांजेक्शन की कोई लीगल राइट्स अगर नहीं भी हैं और उसकी इकोनॉमिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने माल को बेच दिया लेकिन वो उसके बाद आपने इनवाइस अगर जनरेट ना भी करी, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म करके आप उसको फिर लीगल पोजीशन को हटा के एक्चुअल अगर आपने डिलीवर्ड कर दिया तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनवाइस आप बाद में बना देते हैं। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जो प्रिंसिपल है ये भी आप डिफरेंट क्लासेस के ऊपर यूज़ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस आपकी बनती है। तो उसकी लॉजिक भी आपने समझी। नंबर 2 के अंदर आते हैं, ऑन विच बेसिस will non-current assets be valued if the business is not a going concern। कि अगर business going concern नहीं है, going concern का मकसद है the business will continue its operation for the foreseeable future, कि business अपना operation continue रखेगा future के अंदर। और जब ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा होता है गोइंग कंसर्न का, इसका मतलब द बिजनेस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, कि बिजनेस बंद होने जा रहा है। जब बिजनेस बंद होने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली इन एसेट्स को, जो भी आपके एसेट्स हैं, अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या कहती है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो द बिजनेस इज गोइंग टू बी क्लोज। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो इन एसेट्स को आप बेच देंगे, जो लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट कर देंगे उनकी उठा के, और जो बचेगा वो फिर ऑनर को पेमेंट कर देंगे और बिजनेस क्लोज हो जाएगा। ये एसेट्स जो है वो किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होंगे, ये एसेट्स जो है बेसिकली जिन मार्केटेबल, जो इसकी सेलेबल वैल्यू है जिसके ऊपर ये एसेट बिकेगा,
वो वैल्यू जो है वो एक्चुअली आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नेट बुक वैल्यू का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेट बुक वैल्यू तो एसेट्स में से उसके उसकी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जितने का आपके पास रिकॉर्डेड है इतने का बिकेगा नहीं, मार्केट वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी। ओरिजिनल कॉस्ट तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट का तो आपने रिकॉर्डिंग की भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअली ये सी है, आप देख रहे होंगे द अमाउंट दे कुड बी सोल्ड फॉर, के वो अमाउंट जिसके ऊपर ये बिक सकता है, जो पैसा आएगा आपके पास एक्चुअल जो पैसा आएगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई एसेट्स जो है बिजनेस अगर बंद होने जा रहा है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन आपका यूज नहीं हो रहा है, तो फिर जिस वैल्यू के ऊपर एसेट्स रिकॉर्ड होंगे वो सेलेबल वैल्यू होगी जिसके ऊपर वो मार्केट के अंदर बिक सकते हैं। क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है तो एसेट को रख के आप क्या करेंगे। नंबर थर्ड कहता है बिजनेस एज ए फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जो है उसका ईयर एंड है। It depreciates its machinery on a month by month basis, के depreciate करता है ये अपनी मशीनरी को month by month basis के ऊपर। It uses the straight line method at 10% per annum, 10% per annum के हिसाब से इसका रेट है जो डेप्रिसिएशन का रेट बनता है। और अब ये क्या कहता है जनाब, आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है इट बॉट ए मशीन कॉस्ट $12,000 की मशीन इसने खरीदी, $12,000 उसकी कॉस्ट है, और फर्स्ट जनवरी 2019 को एंड सोल्ड इट ऑन 31 मार्च 2020, और 31 मार्च 2020 को उसको बेच दिया। इसका मतलब है 1 जनवरी से अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2019 से पूरा ईयर निकालने 12 मंथ्स बनते हैं, और 3 मंथ्स आपके ये बनेंगे, तो 15 मंथ इसने मशीन इस्तेमाल करी, उसके बाद इसको बेच दिया। तो देखें आगे पूछता है कि विच एंट्रीज रिलेटिंग टू दिस मशीन वर मेड इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, कि 31 दिसंबर 2020 को अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखेंगे तो कौन सी एंट्रीज वहाँ अपीयर हो रही होंगी। तो देखिए $12,000 की ये मशीन थी, मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये कहता है डेप्रिसिएशन का रेट है इसका, और 10% रेट करके आपने कितना निकाल लिया, 1200 आ गया आपका पूरे ईयर का। और इस 1200 पूरे ईयर का जो डेप्रिसिएशन है आपका, इसको अगर आप यूज करते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इसी का आप निकाल लें उठा के, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, क्या आएगा आपके पास, ये फिर आपके पास 300 आ जाएगा। तो देखिए 1200 ये और 300 ये, इनको मिला के 1500 बनते हैं आपके। तो इसका मकसद है 1500 जो है, ये जो 300 आपको नजर आ रहे हैं, ये 300 तो इस साल का डेप्रिसिएशन है 2020 का, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। कहता है दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को एंट्री क्या होगी। तो एक एंट्री तो देखिए ये पास होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे 2020 के अंदर, तो 300 से तो क्रेडिट एंट्री होगी। उसके बाद ये जो 1500 है जो टोटल है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब कोई एसेट बिक जाता है तो उसके डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टोटल अमाउंट से, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका मकसद है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो डेबिट होगा वो 1500 से होगा जो टोटल अमाउंट है, क्योंकि टोटल अमाउंट कैंसिल हो जाएगी, और 300 से जो है ये फिर आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि ये इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड के अंदर 300 आएंगे आपके, और डेबिट साइड के अंदर 1500 आएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमें डी चॉइस के अंदर ये नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि डी चॉइस के अंदर 1500 से डेबिट है और $300 से क्रेडिट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कितने से किया, 1500 से, और क्रेडिट कितने से किया आपने, 300 से किया। और ये मैंने आपको करके बताया है कि 300 से इसलिए क्रेडिट है कि इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसलिए क्रेडिट हुआ, और टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1500 बनता है 15 मंथ्स का, ये फिर डेबिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा कि किस तरीके से हुआ और कौन से कंसेप्ट अप्लाई हुए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं, अ बिजनेस परचेज नॉन करंट एसेट्स, बिजनेस ने परचेज किया नॉन करंट एसेट्स का 500,000, कि 500,000 का एक एसेट्स खरीदा विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 20 इयर्स, और 20 इयर्स इसकी लाइफ है। आफ्टर दैट टाइम इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 100,000,
डॉलर के $100,000 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये बिक जाएगा। इट वॉज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। द नॉन करंट एसेट्स वॉज सोल्ड आफ्टर 10 years फॉर $120,000 के $120,000 के अंदर ये एसेट्स बिका विद सेलिंग कॉस्ट ऑफ $10,000, और जो सेलिंग कॉस्ट थी बेचने के अंदर जो इसकी कॉस्ट लगी वो 10,000 लगी, तो समझ नेट जो बिका आपके पास वो $110,000 का बिका, क्योंकि नेट आपके पास जो पैसा है वो $110,000 है। $120,000 टोटल था, लेकिन 10,000 आपका सेलिंग कॉस्ट में लगा, तो नेट आपके पास 110,000 आया। और अगर हम एसेट्स को देखें तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में जो परसेंटेज होती है तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और अगर साल्वेज वैल्यू कि वो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद जितने में बिकेगा उसे साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, वो अगर दी हुई हो तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसकी स्क्रैप वैल्यू 100,000 है जो दी हुई है उसने क्वेश्चन के अंदर, और डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ 20 ईयर्स है। तो अगर आप ये करें कि 500,000 में से 100,000 को माइनस कर दें और फिर 20 से डिवाइड करें तो 400,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये $20,000 पर ईयर बनता है। तो ये 10 ईयर्स के बाद कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, तो मैं अगर 10 ईयर्स से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा ही होगा, अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 200,000 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। ये 200,000 टोटल 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन बना। इसका मतलब है 500,000 इसकी कॉस्ट थी, इसमें से मैं 200,000 जो 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन है वो अगर माइनस कर दूं मैं, व्हाट आई गेट 300,000। ये 300,000 जो है वो बुक वैल्यू है, और 300,000 जो अगर बुक वैल्यू है इसकी, तो 300,000 में यहाँ लिख देता हूँ, 300,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई। ये एक्चुअली पेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा अगर राइटिंग में आपको कुछ हो रहा हो तो उसको जरा थोड़ा सा इग्नोर करें और कंसेप्ट देखें। 300,000 इसकी बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू आ गई, और एक्चुअली बिका कितने में, 110,000 के अंदर ये बिका है। नेट वैल्यू लीजिएगा सोल्ड फॉर, तो सोल्ड कितने में हुआ है, 110,000 के अंदर आपने इसको बेच दिया, और 110,000 ये वाला जो है ये आपने जब बेचा तो कितना बचा आपके पास, आपको जो लॉस हुआ है डिस्पोजल में वो कितना हो गया, 190,000 का आपको डिस्पोजल पे, 300,000 ये था, इसमें से 110,000 का डिस्पोजल हुआ, $190,000 का आपको लॉस हो गया। और $190,000 आप देख रहे होंगे कि डी चॉइस के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो एक्चुअली आपकी डी चॉइस जो है फिर यहाँ पर राइट चॉइस बनती है, और वो क्यों बनती है वो मैंने आपको बताया है कि इसलिए बनती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विच आइटम आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बताएं कि कौन कौन से आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आइटम होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। किसी भी एसेट्स को अगर आप खरीद रहे हैं आपने बाय किया है, परचेज किया है, तो उसको यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ स्टाफ टू इंस्टॉल न्यू इक्विपमेंट, के न्यू इक्विपमेंट लगाई आपने, अब न्यू इक्विपमेंट आपका एसेट है, और जो एसेट्स आपका है तो एसेट्स होने के बाद क्या होगा, एसेट्स का मकसद ये है कि फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने कहा कि एसेट्स को यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितने खर्चे हो रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो न्यू इक्विपमेंट को याद रखिएगा, उसे इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए नया कंप्यूटर खरीदा तो डेफिनेटली फिर ये भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इक्विपमेंट आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट पहुंचाएगा। परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री इक्विपमेंट लगी हुई है उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, मेंटेनेंस में इस्तेमाल होते हैं, जो मेंटेनेंस में इस्तेमाल होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्योंकि रेगुलर पार्ट है, आपने खरीद लिया, लग गई, उसको मेंटेन, जैसे गाड़ी आप खरीद लेते हैं, वंस आप खरीद लेते हैं तो उस पर जब फ्यूल आप उसकी मेंटेनेंस करा रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं होता ना, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका।
यूज ऑफ फैक्ट्री मशीनरी टू रिपेयर ऑनर्स कार के फैक्ट्री मशीनरी को यूज किया ऑनर की गाड़ी सही करने के लिए, तो वो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस सेपरेट है, ऑनर सेपरेट है, तो ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर फैक्ट्री आपने मशीनरी यूज करी और वो फिर उसके ड्राइंग के अंदर आप डाल देंगे ले जाके, अगर जो भी खर्चा होगा ऑनर की ड्राइंग में चला जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा उसके ड्राइंग में एडजस्ट हो जाएगा ये। तो ये जो इसकी नेचर थी, आपने देखा कि 1 और 2 हमने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इत्तेफाक से 1 एंड 2 इस आप देख रहे होंगे कि ए के अंदर ही उसने लिखा हुआ दे दिया, तो फिर आगे टाइम ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है। 1 एंड 2 इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 की जो राइट चॉइस बनती है वो ए चॉइस बनती है आपकी। उसके बाद आगे आते हैं इसको, कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $15,000 के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस है 15,000 का। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के जो आप सेपरेट लेजर बना रहे होते हैं वो सेल्स लेजर कहलाते हैं, और जब इन सब का मिला के आप टोटल बनाते हैं तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। मैं पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल में देता हूँ, यूटिलिटी कंपनी की आपके घर में लाइट जल रही है, गैस भी आ रही होगी आपके घर में, तो इसकी अगर आप यूटिलिटी कंपनीज को देखें तो इनके मिलियंस कस्टमर्स होते हैं। अब वो मिलियंस कस्टमर इंडिविजुअल भी सबको बिल हो रहा होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक ट्रेड रिसीवेबल नजर आता है, और वो ट्रेड रिसीवेबल वो होता है जिनसे पैसा भी लेना है, और वो कंसोलिडेटेड होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से वो फिगर आती है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी लेजर भी बन रहे होते हैं इंडिविजुअली, और कंट्रोल अकाउंट भी बन रहा होता है। तो ये कंट्रोल अकाउंट की बात करता है। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, ये एरर डिस्कवर्ड हुए। रिटर्न्स आउटवर्ड $200 हैड बीन क्रेडिटेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड का मकसद है परचेजेस रिटर्न। जो परचेजेस रिटर्न है जब वापस करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी कम हो जाती है, और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो एक्चुअली आपको अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को, तो ये मिस्टेक थी। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि आपने अगर गलती करी है तो ये 15,000 का जो डेबिट बैलेंस है इसके अंदर आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था इसको, तो इसको फिर डेबिट कर दें क्योंकि ये मिस्टेक है और आपका लेना देना इसमें कुछ नहीं है। तो 15,000 के अंदर प्लस कर दें 200, $15,200 ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री विद द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट $400 हैड बीन डेबिटेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। देखिए सेल्स लेजर अकाउंट जो है जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो इसका मतलब है कोई कस्टमर आपका ऐसा है जो आपका सप्लायर भी है, तो आप उसको माल बेचते भी हैं, उससे माल खरीदते भी हैं, तो उसकी लाइबिलिटी को जब सेटल करते हैं तो इसे कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी कम हो जाती है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये पैसा आपको अब नहीं मिलेगा। तो आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया इसको, देख रहे हैं हैज बीन डेबिटेड, गलती से आपने डेबिट कर दिया। तो अब इसका जब भी इस किस्म का मिस्टेक हो तो फिर इसको आप डेबिट करने का मतलब जब आप इसको क्रेडिट करेंगे 2 टाइम 800 से करेंगे। 800 से आप पूछेंगे क्यों करेंगे, तो 400 से एक दफा तो आपने गलती से डेबिट किया, उसको आप कैंसिल करें क्रेडिट करके, और सेकंड टाइम एक्चुअल जो इसको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करें आप, उनके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो एक मिस्टेक करेक्ट करने के लिए और एक राइट एंट्री के लिए तो डबल हो जाएगी। अब कस्टमर बैलेंस ऑफ $300 हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर दिया है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को कस्टमर था वो पैसा नहीं देगा, तो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सही एंट्री आपने रिकॉर्ड करी। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द सेल्स लेजर, लेकिन सेल्स लेजर के अंदर कोई यानी इंडिविजुअल उस कस्टमर के लेजर में कोई रिकॉर्डिंग आपने नहीं करी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ कर भी देंगे। कंट्रोल अकाउंट में अगर आपने एंट्री कर दी है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अंदर यहीं से बिगड़ जाती है, तो इसका मकसद है इस एंट्री को अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फिर इंडिविजुअल में जाएगी। कंट्रोल अकाउंट में आपने सही रिकॉर्ड करी है, कहता है विच फिगर फॉर ट्रेड रिसीवेबल शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी फिगर अपीयर होगी, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में याद रखिएगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से फिगर जाती है, वहां आपने ये एंट्री कर ली थी राइट ऑफ की, रिटर्न ऑफ की, तो अब आपको डबल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इन सबको करके क्या आता है, 15,000 के अंदर मैं 200 प्लस कर दूं और माइनस कर दूं 800, तो मेरे पास 14,400 आता है। और ये 14,400 इत्तेफाक से
आपको अच्छा है तो ए में ही लिखा हुआ है। देखिए ए इंटर आपकी राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस है वो फिर ए बनती है आपकी। और ये आपने देखा कि किस तरीके से बनती है, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आते हैं। द बैंक अकाउंट एट डेबिट बैलेंस ऑफ $5,760 इन द कैश बुक एट 31st May कि बैंक अकाउंट जो था उसका डेबिट बैलेंस था 5,760 डॉलर। कैश बुक मीन्स आपका आपकी अपनी कैश बुक है तो आपके अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आपका पैसा बैंक के अंदर है। The following items were identified when reconciling the bank account, the bank statement। ये items आपके पास नजर आ रहे हैं। कहता है कि which what was the amount shown in the bank statement at 31st May कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या फिगर थी 31st May को। तो देखिए रिवर्स टेक्निक कर लें आप कि आपके पास 5,760 ये दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं $5,760। और इसके अंदर देखें अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, आप अपने पास प्लस करके बैठे हुए हैं और बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि बैंक के बैलेंस तक पहुंचना है तो आप बैंक में तो ये जमा ही नहीं हुआ तो इसलिए आप उसको अपने अकाउंट से भी माइनस कर दें, क्योंकि एक्चुअली आप कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट पे जा रहे हैं। तो रिवर्स करते हुए चलिएगा, आपने अपने पास प्लस किया हुआ था इस अमाउंट को, बैंक ने नहीं करा तो आप माइनस कर दें। बैंक चार्जेस बैंक ने अपने पास लगा दिए हैं, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे तो इसको आप प्लस कर लें अपने पास ताकि आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक एक्चुअली ये डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से। आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग जब होती है जब बैंक स्टेटमेंट आता है, तो आपके पास अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं है, इसको प्लस कर लें, बल्कि इसको माइनस करें। इसको भी आप इसलिए माइनस करें कि बैंक चार्जेस से आपका पैसा कम हो जाएगा बैंक के अंदर, तो इसको माइनस कर दें क्योंकि बैंक ने माइनस किया हुआ है इसको। डिसऑनर्ड चेक का मकसद क्या होता है कि ऐसे चेक जो आपने बैंक में जमा कराए थे तो आपका बैलेंस तो इसके अंदर प्लस है, आपने इसको अपने पास प्लस किया हुआ है, लेकिन बैंक के अंदर ये जमा नहीं हो सका। और बैंक के अंदर जमा क्यों नहीं हुआ, बैंक में इसलिए जमा नहीं हुआ ये क्योंकि बैंक ने वापस कर दिया, जो जिस कस्टमर का चेक था उसने पैसे ही नहीं दिए, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और या और कोई प्रॉब्लम थी, तो ये पैसा बैंक में जमा नहीं हो सकता और आप इसको प्लस करके बैठे हुए, तो आप इसको भी माइनस करें। अनप्रेजेंटेड चेक हुए जो आपने सप्लायर्स को इशू किए लेकिन आपके सप्लायर्स अभी तक बैंक गए ही नहीं, तो आप अपने पास से माइनस करे हुए हैं, बैंक के पास से माइनस नहीं हुआ है तो इसको आप प्लस कर लें अपने पास। ये प्लस माइनस करके देखें क्या आता है, 5,760 के अंदर से माइनस कर दें 900, माइनस कर दें 120, माइनस कर दें 340 और प्लस कर दें 750, तो 5140 होता है। और 5140 जो है ये बैलेंस आपके पास आता है 5140 और ये प्लस का बैलेंस है, तो 5140 लिखा हुआ है। 5140 देखिए बी के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो वी कैन सेफली से कि बी चॉइस फिर हमारी राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल लॉजिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 चॉइस बी हो गई आपकी।